भूमिका रत्ना कुणाल आदित्य, अभी भी आपने नाम चेंज नहीं किया अपना। सर मैंने चेंज कर दिया है। फिर से लॉगिन करो। मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो। कुणाल आदित्य, कुणाल आदित्य, आवाज आ रही है आपको? चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 3। सबको पीपीटी दिख रही है? स्लाइड दिख? हाँ। अभी तक में किसी कोई डाउट? एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं डेटाबेस यूजर्स। ठीक है, डेटाबेस यूजर्स मतलब ऐसे यूजर जो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपका डेटा एक जगह स्टोर्ड है विच इज नोन एज डेटाबेस। अब इनको जो पर्टिकुलर यूजर्स एक्सेस करते हैं उनके हमने क्या किए, कुछ कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। क्लियर है? तो 4 कैटेगरी हमारी मेन है, वो है फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सेकंड वन इज सोफिस्टिकेटेड यूजर, थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड यूजर एंड लास्ट वन इज नैव यूजर। क्लियर है? So users are differentiated by the way they expect to interact with the system. They fall into the following categories. So first one is application programmer, second is sophisticated user, third one is specialized user, and fourth one is naive user. ठीक है? तो अब ये डेटाबेस है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए जो यूजर्स हमारे हैं उनकी हमने 4 कैटेगरी डिवाइड की। तो पहला हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेगा। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम थ्रू DML calls embedded in a programming language which is known as host language। ठीक है, अब ये DML DTL इनके बारे में पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लैब में पढ़ेंगे तो लैब में हमें एक लैंग्वेज पढ़नी है जिसका नाम है SQL। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
Now this SQL consists of three parts, three languages. First one is DDL, second one is BML, and third one is BCL. ठीक है? So DDL stands for Data Definition Language, which is used to define the data present in the database. क्या डेटा हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, क्या स्टोर करना है. सेकेंड वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, which is used to manipulate the data present in the database. तो जो भी डेटाबेस में डेटा हमने स्टोर किया है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, DML कॉल्स. एंड थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, so which is used to control access to the database. मतलब कौन आपका डेटा एक्सेस करना चाहता है, कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, which is authorized to access, which are not authorized to access your database. So the commands under DDL are, first one is create, alter, drop, rename, and truncate. Clear? The commands under DDL are create, alter, drop, rename, and truncate. So first one is create. So create command is used to create the database or table. ठीक है, मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें टेबल क्रिएट करके उसमें क्या करें, उसमें कॉलम डेफिनेशंस और उनके डेटा टाइप डेफिनेशन क्या करें, डिफाइन करें. So create is used for creating the database. Alter is used for altering the database. Altering means आप क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. अगर आपको आपके डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं. कोई कॉलम ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं. किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं. किसी कॉलम की साइज बढ़ानी है घटानी है वो कर सकते हैं. अगर प्राइमरी की ऐड करनी है वो कर सकते हैं, प्राइमरी की ड्रॉप करनी है वो कर सकते हैं. सो all and all, alter command is used for altering the database, मतलब changing the structure of the table. Third, drop is used for dropping the database. हमने drop कर दिया मतलब वो हमारी टेबल या वो पर्टिकुलर डेटाबेस हमारे डेटाबेस में नहीं रहेगा. Fourth one is renaming the table. Fifth one is truncate. So truncate is used for truncating the table. Truncating means deleting all the data from the table. Deleting all data from the table is known as truncate. Now second one is DML. So DML is used for data manipulation language. Okay, which is used to manipulate the data present in the database. So the command under DML are insert, delete, update, merge, and select. Clear? So insert is used to inserting data in a table. मतलब टेबल पहले से क्रिएटेड है, आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है. Delete is used for deleting data from the table. Update is used to update old data present in the database. And merge is used to merge
the content of two or more tables, and last one is select. Select is used to retrieve the data from the database. So it is used to retrieve the data from the database. तो ये जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं, डीएमएल कमांड्स क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। जो डेटा पहले से प्रेजेंट है हमारे टेबल में, उनको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, जबकि डीडीएल क्या करता है, क्रिएट करता है टेबल स्ट्रक्चर। तो ये पर्टिकुलर जो डीडीएल कमांड है, ये किस में वर्क करेंगे, ये कमांड आपके वर्क करेंगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल आपको क्या करेगा, डिफाइन करता है डीडीएल कमांड। जबकि डीएमएल कमांड किसको अफेक्ट करता है, ये आपका डेटा को अफेक्ट करता है। जो भी डेटा पहले से प्रेजेंट है, उस डेटा में क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हमने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अल्टर किया, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, ड्रॉप किया, स्ट्रक्चर को डिलीट कर दिया हमने पूरी तरह, रीनेम कर दिया, स्ट्रक्चर को हमने नया नाम दिया, ट्रंकेट किया, मतलब हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके सारे डेटा डिलीट कर दिया। डीएमएल कमांड्स क्या करते हैं, डेटा में वर्क करते हैं। तो डेटा मुझे इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा मर्ज करना है, या डेटा रिट्राइव करना है। तो ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड किसमें वर्क करते हैं, ये कमांड वर्क करते हैं आपके डेटा में। थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मींस which is used to control access to the database। अगर आपके पास जो डेटाबेस है, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेस ही दूं कि वो सिर्फ देख सके, या वो सिर्फ डेटा एंट्री कर सके, डेटा डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइप का एक्सेस उस पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट करना पड़ेगा। सो द कमांड्स अंडर डीएसीएल क्वेरीज आर ग्रांट एंड revoke। Clear है, granting access privileges to the user and revoking access privileges from the user। हमने ग्रांट किया, इसका मतलब है कि हमने उस यूजर को ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया कि आप एक्सेस कर सकते हो। किस टाइप का ऑथराइजेशन हमने स्पेसिफाई करना है ग्रांट में, और अगर हमें उससे वो ऑथराइजेशन वापस लेना है कि अब वो एक्सेस ना करे, हमें क्या करना है, उसको रिवोक कर देना है। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट? नो सर। तो अब आ जाते हैं वापस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर पढ़ रहे थे हम लोग। एप्लीकेशन प्रोग्रामर हमने क्या पढ़ा कि दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम थ्रू डीएमएल कॉल्स एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम रिटन इन ए होस्ट लैंग्वेज। एक नाम आया होस्ट लैंग्वेज। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम किसमें, किसी होस्ट लैंग्वेज में। अब होस्ट लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, सी हो सकती है, पीएलआई हो सकती है, पास्कल हो सकता है, पाइथन हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, ठीक है, VB.NET हो सकता है, जावा हो सकता है। सो दीज आर ऑल होस्ट लैंग्वेजेस जिनके अंदर क्या कर रहे हैं हम एम्बेड कर रहे हैं डीएमएल कॉल्स। क्लियर, तो जो डीएमएल कॉल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं अपने होस्ट लैंग्वेज में। मतलब होस्ट लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कुछ इफ एल्स, कुछ लूप, कुछ फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे। उन फंक्शंस या उन लूप्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमने अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डीएमएल कॉल्स। So DML calls means is nothing but either select or insert or delete or update. So these are nothing but the DML calls. हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट करके हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेंगे किसी होस्ट लैंग्वेज में। So these programs are called application programs. ठीक है, the DML pre-compiler converts DML calls
to normal procedure calls in a host language. अब जो भी होस्ट लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस होस्ट लैंग्वेज में एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर पढ़ा होगा आप लोगों ने सी प्लस प्लस में, सी पढ़ा होगा आपने, सी प्लस तो पढ़ा नहीं आपने। तो एक कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर का क्या काम रहता है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर? व्हाट इज कंपाइलर? सर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दो चीजें होती है। बोथ आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। both are language translators, ठीक है। they convert high level language programs to low level language programs, ठीक है। high level language programs it is nothing but C program or Java program into low level language, that means object code, ठीक है, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो अब होस्ट लैंग्वेज का एक होता है कंपाइलर, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। और वो किसको कन्वर्ट करेगा? जो होस्ट लैंग्वेज के सिंटैक्स होंगे उनको ही कन्वर्ट करेगा। अब इनके अंदर आप डीएमएल कॉल्स लिख रहे हैं तो डीएमएल कॉल्स को समझेगा कौन? उसके लिए अलग एक कंपाइलर चाहिए, तो उसके लिए यहां पर वही लिखा गया है कि द डीएमएल प्री कंपाइलर। प्री कंपाइलर क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसके कंपाइलेशन के पहले ये डीएमएल कॉल्स को क्या करेगा? इन हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर ये कंपाइलर क्या करेगा? इसको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके आपके सिस्टम में। So the DML pre-compiler converts these DML calls to normal procedure calls in a host language. ये क्या करेगा? होस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ऑन DML pre-compiler। फिर कंपाइलर क्या करेगा? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। And the host language compiler then generates the object code। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट कोड लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या करेगा? पहले कन्वर्ट करेगा DML call to host language, फिर host language to object code, फिर सब special types of programming languages combine Pascal-like control structure with control structure for the manipulation of database। तो ये अलग-अलग प्रोग्रामिंग के अलग-अलग फीचर्स हैं। So these are sometimes known as fourth generation languages, and they often include features to help generate forms and display data। तो ये जो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स नाम की एक चीज है वो किसके लिए है? जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ डेटा रिट्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है और मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करनी है कि कौन कौन से स्टूडेंट सीएस में एनरोल्ड हैं, तो ये एक रिपोर्ट हो गई। एक रिपोर्ट में ये जनरेट कर सकता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सीएस में हैं जिनका जेई रैंक जो है वो 1000 के अंदर है, तो ये भी एक रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो अलग अलग रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म के थ्रू, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड वन इज सोफिस्टिकेटेड यूजर। नाउ सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर द यूजर हु डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम। एक भी प्रोग्राम वो राइट नहीं करेगा, विदाउट राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। नाउ दे फॉर्म रिक्वेस्ट बाय राइटिंग क्वेरीज इन अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। So what does it write? It writes DML calls. So DML calls means insert, delete, update। ये डायरेक्टली क्या करेगा? क्वेरी लिखेगा। तो अब क्वेरी लिखने के लिए कोई ना कोई क्वेरी प्रोसेसर चाहिए मेरे को, कोई ना कोई क्वेरी टूल चाहिए। So they uses क्वेरी टूल्स जहां पे वो अपनी क्वेरीज को लिख सके। So one of the tool which we study in our lab is run
run SQL command line। क्लियर है? तो ये एक क्वेरी टूल है जिसमें हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज को लिखेंगे। सेकंड एक होता है आपका ISQL स्टार प्लस जो इंटरनेट पे चलता है, एक होता है SQL स्टार प्लस। SQL स्टार प्लस और रन SQL कमांड लाइन बोथ आर सेम, ठीक है, अलग अलग वर्जन का अलग अलग फर्क पड़ता है। एक होता है आपका टोड, तो टोड भी एक क्या है, क्वेरी टूल है। एक आता है आपका फिफ्थ वन इज SQL वर्कशीट। So these are nothing but the query tools जिसमें आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। So you need to have your login ID and password। So sophisticated users के पास हमेशा क्या रहता है, कोई ना कोई लॉगिन आईडी रहेगा और कोई ना कोई पासवर्ड रहेगा, जिससे वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस में कनेक्ट होने के बाद दे राइट DML कॉल्स, और डायरेक्टली DML कॉल से वो क्या करेगा, आउटपुट मिलेगा। So these are submitted to a query processor that breaks a DML statement down into instruction for the database management module। तो जो भी DML कॉल्स आप लिखेंगे क्वेरी टूल में, एक क्वेरी प्रोसेसर चाहिए मुझे जो उन क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा और प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके वो क्या करेगा, DML के डेटाबेस मैनेजमेंट मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। क्लियर है? तो सेकंड यूजर में किसी कोई डाउट? थर्ड आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड यूजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे यूजर्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो दे आर सोफिस्टिकेटेड यूजर्स राइटिंग स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज अ मिक्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर प्लस सोफिस्टिकेटेड यूजर। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम भी राइट करेंगे और सोफिस्टिकेटेड यूजर भी हैं, मतलब क्वेरी से भी यूज कर सकते हैं। सो these may be CAD systems, knowledge based systems and expert systems and complex data systems। तो ये स्पेशलाइज्ड यूजर क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस डेटाबेस को ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, फॉर एग्जांपल मेडिकल के हेल्थ केयर, मुझे एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, तो वो मेडिकल का ही डेटा क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, कैड सिस्टम मतलब अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो मैं बिल्डिंग के ही क्या करूंगा, टेम्पलेट्स को देखूंगा, उनके ही क्या करूंगा, डेटा को एक्सेस करूंगा। सो दे आर द यूजर्स विच यूजेस स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। अब इनमें ये जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, they use special purpose tools, for example AutoCAD। AutoCAD का नाम सुना होगा आप लोगों ने? Yes, sir. कौन यूज करता है इसको? Some architects. कौन यूज करते हैं? Sir, architects or structural or civil engineers. हाँ, तो बेसिकली दो टाइप के इंजीनियर यूज करते हैं, एक यूज करते हैं मैकेनिकल वाले, एक यूज करते हैं सिविल वाले। सबसे ज्यादा ये दोनों यूज करते हैं। मैकेनिकल वाले क्या यूज करते हैं कि वो पर्टिकुलर किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमको अगर कोई नया मशीन डिजाइन करना है तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड के थ्रू उस पर्टिकुलर मशीन को डिजाइन करते हैं। सिविल को अगर यूज करना है तो क्या करता है, किसी की स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज करता है। तो मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसने जो रिक्वायरमेंट रखी है उससे रिलेटेड मैं कुछ टेम्पलेट्स पहले से हैं, पहले से डेटाबेस मेरा बनाऊंगा, टेम्पलेट्स को डायरेक्टली मैं यूज करूंगा और स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा। क्लियर? सो दीज आर स्पेशलाइज्ड यूजर्स। फोर्थ कैटेगरी इज नैव यूजर। अब नैव यूजर क्या होते हैं, ये ऐसा यूजर है जो ना तो एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर सकता है क्योंकि इसको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, ये ना तो क्वेरी लिख सकता है क्योंकि इसको कोई डेटाबेस का नॉलेज भी नहीं है, और ये कोई
स्पेशलाइज यूजर भी नहीं कि कोई स्पेशलाइज आपका टूल मिले, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी कोई बिलोंग नहीं करता, मतलब ना इसको डेटाबेस का नॉलेज है, ना तो इसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, ठीक है, फिर भी इसको डेटाबेस एक्सेस करना है, ठीक है। सो दीज आर द अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स who interact with the system by using permanent applications. So permanent application programs. One of the permanent application program is ATM, Automated Teller Machine. तो अब ATM तो हर कोई यूज करता है, जो इंजीनियर नहीं है वो भी यूज करता है, ठीक है, जिसने मतलब कॉलेज में नहीं देखा है वो भी यूज करता है। सिर्फ उसको अपना ATM कार्ड कैसे यूज करना है, अपना डेटाबेस कैसे यूज करना है उसको आता है, ठीक है। तो ATM मशीन वो क्या करता है, अपना कार्ड इंसर्ट करता है, ठीक है, अपना यूजर अपना पिन इंसर्ट करता है और अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल वो क्या करता है, एक्सेस करता है कि मुझे पैसा निकालना है या मुझे पैसा जमा करना है, ठीक है। तो जब वो अपना अकाउंट यूज कर रहा है तो वो पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो उसी का डेटाबेस हुआ, अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहा है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाल सकता हूं। जब मैं निकाल रहा हूं तो अपने डेटा को मैं कुछ डिलीट कर रहा हूं, अगर मैं कुछ पैसा जमा कर रहा हूं मतलब मैं अपने डेटाबेस में कुछ इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यूजर क्या करते हैं, परमानेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो वन ऑफ द परमानेंट एप्लीकेशन इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकंड इज ऑनलाइन SBI or you can say net banking. तो हर बैंकिंग वाले अपने क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नेट बैंकिंग साइट देते हैं जहां से आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से अपना अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आजकल एक और चल रहा है विच इज UPI, आप मोबाइल के थ्रू भी अपना क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है। सो दीज आर नथिंग बट योर नैव यूजर्स, क्लियर है यहां तक। अब आ जाते हैं फिफ्थ कैटेगरी, एक और है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, विच इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, विच इज ऑल्सो नोन एज DBA। Now DBA is a person having central control over data and programs accessing that data। मतलब कौन से डेटा को कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है, कौन सा डेटा कहां स्टोर होना है, ये सब कौन करेगा, सब DBA परफॉर्म करेगा। So he coordinates all the activities of the database system। So all the activities means कौन सा यूजर कौन सा डेटा एक्सेस करेगा, कौन सा डेटा कौन से टेबल में जाएगा, क्या उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सब हम अभी देखेंगे। So the database administration has a good understanding of the enterprise information resources and need। तो क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या नीड है, वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज मतलब डेटा आपका हो सकता है एक पर्टिकुलर टेबल में हो, 10 टेबल में हो, 50 टेबल में हो, अलग अलग जगह लोकेटेड हो, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को कौन से यूजर की नीड के हिसाब से उस यूजर को क्या करेगा, ऑथराइज करेगा कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। सो मेन देखते हैं फंक्शंस ऑफ DBA, या फिर एग्जाम में ये आता है ड्यूटीज ऑफ DBA के नाम से। व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ DBA? सो फर्स्ट वन इज स्कीमा डेफिनेशन। सो स्कीमा डेफिनेशन मतलब आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं और क्या उसके पर्टिकुलर डेटा टाइप्स हैं, इसको हम बोलते हैं स्कीमा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल देखा था कि अगर मैं एक टेबल बना रहा हूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का स्कीमा क्या हो सकता है, उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसका हम डेटा टाइप बता रहे हैं, फिर नेम, उसका हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्कीमा हो गया। जब उसको हम डेटा डालते हैं तब वो जाता है इंस्टेंस, ठीक है, ये स्कीमा इंस्टेंस हमने देख लिया था। सो स्कीमा डेफिनेशन मतलब डिफाइन कौन करेगा, DBA। मतलब डिफाइन करना मतलब वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा, तो क्रिएट कौन करेगा, DBA। तो DBA जब टेबल क्रिएट करेगा तो उसको कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसको चाहिए DDL क्वेरी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट अल्टर सब वही कर सकता है वो।
सेकेंड, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड मॉडिफिकेशन। पहले है एक्सेस मेथड डेफिनेशन। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर मतलब किस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में वो यूज स्टोर होगा, कौन से लोकेशन में स्टोर होगा, कैसे वो एक्सेस होगा, ये पूरा कौन मेंटेन करता है, डीबीए। थर्ड वन इज स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। तो स्कीमा मॉडिफाई करना मतलब फिल्टर करना, वो भी कौन करेगा, डीबीए। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन मतलब फिजिकली कैसे उसको मॉडिफाई करना है कि मेरा अब इस वे में स्टोर ना होकर दूसरे वे में स्टोर हो, तो वो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कौन चेंज करेगा, डीबीए। फोर्थ वन इज ग्रांटिंग यूजर ऑथोरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस। दैट मींस ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना। ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना मतलब कौन सा यूजर है जो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। यूजर ऑथराइजेशन भी कौन प्रोवाइड करेगा, डीबीए। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो डीडीएल क्वेरी में ही हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को हम क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इज कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, नल वैल्यू मतलब उसको खाली नहीं रख सकता मैं। सेकंड कंस्ट्रेंट इज मुझे उसमें यूनिक वैल्यू ही चाहिए, मुझे डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करना है। तीसरा कंस्ट्रेंट मुझे एक पर्टिकुलर रेंज तक की वैल्यू ही इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर वाली वैल्यू मैं इंसर्ट नहीं करना चाहता। सो दीस आर नथिंग बट योर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। एंड लास्ट वन इज द रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में आता है पहला, एक्टिंग एज लाइसेंस विद यूजर्स। दैट मींस जितने भी यूजर्स हैं डेटाबेस के, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा, वो करेगा डीबीए। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पोंडिंग टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मतलब अगर आपका जो डेटा है वो इजीली नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज करने के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो भी कौन करेगा, डीबीए करेगा। एंड लास्ट वन इज हियर पीरियोडिकली बैकअप द डेटाबेस। तो बैकअप हम इसलिए करते हैं ताकि कहीं भी अगर फेलियर आए तो हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकिंग का मतलब वही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका बैकअप बना करना है ताकि जो भी फेलियर आता है तो हम उससे क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। क्लियर है? सो दीज आर नथिंग बट द ड्यूटीज ऑफ डीबी। यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट? स्पीड ठीक है? आवाज आ रही सबको? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसको एग्जाम में एक तरीके से और पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि एक्सप्लेन कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। कंप्लीट आर्किटेक्चर के नाम से पूछ सकता है, तब भी आपको यही बनाना है। ठीक है, सो कंप्लीट आर्किटेक्चर मींस अब ये डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर जो है ये दो मॉड्यूल में डिवाइड होता है। पहला होता है क्वेरी प्रोसेसर, दूसरा होता है स्टोरेज मैनेजर, व्हिच इज आल्सो नोन एज द डेटाबेस मैनेजर। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर मॉड्यूल हैं इस डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर के, मतलब हम अपने सिस्टम्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है सबको कि बड़ा करूं थोड़ा? दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? तो देखिए सबसे ऊपर में जो क्रिएटेड है वो क्या है, ये देखिए, ये है एक यूजर, ये है दूसरा यूजर, ये है तीसरा यूजर और ये है चौथा यूजर। नए यूजर को तो हम डेटा एक्सेस करने दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, पहला है नैब यूजर। तो नैब यूजर, टेलर, एजेंट्स एंड वेब यूजर्स। ठीक है, तीन टाइप के नैब यूजर्स होते हैं, टेलर्स, एजेंट्स एंड वेब यूजर्स। नाउ दे यूजेस परमानेंट एप्लीकेशन इंटरफेसेस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है यूजर्स। ठीक है, क्या लिखा है,
पहला देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि nav user uses application interfaces, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हमने लिखी यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामर, तो दे फर्स्ट राइट दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स written in any host languages. थर्ड है सुपरसीड यूजर which is analyst, so they uses query tools. तो query tools हमने पढ़ा था run SQL command line, तो वो क्या करेगा, query tools यूज करेगा और DML queries लिखेगा। लास्ट वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, so they uses administration tool, ठीक है। तो एडमिन टूल यूज करेंगे वो लोग और वो क्या करेगा, डेटा को क्रिएट करेगा, क्या डेटाबेस मेरा होना चाहिए। तो अब यहाँ इसके नीचे आते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेसेस जो भी क्रिएटेड होंगे वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होंगे, मतलब या तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करके उसका कोई एप्लीकेशन इंटरफेस क्रिएट करके नए यूजर को दे, ठीक है। तो ये दोनों यूजर जो है, ये दोनों एप्लीकेशन इंटरफेसेस में मुझे कोई ना कोई होस्ट लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो इन होस्ट लैंग्वेज का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। नया यूजर क्या कर रहा है, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट कोड को रन कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कोड को रन कर रहा है, जबकि ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर रहा है वो थ्रू दिस कंपाइलर एंड लिंकर ये क्या हो रहा है, वापस इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में जा रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर रहा है जबकि इसके पास पहले से ऑब्जेक्ट कोड क्रिएटेड है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेरी टूल्स के थ्रू क्या कर रहा है, डीएमएल क्वेरीज राइट कर रहा है। डीएमएल क्वेरीज को जब राइट कर रहा है तो इन डीएमएल क्वेरीज को मुझे कहां ले जाना पड़ेगा, डीएमएल कंपाइलर और ऑर्गेनाइजर के पास ले जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो राइट कर रहा है कंपाइलर और लिंकर के पास, ये भी डीएमएल क्वेरीज इधर से ले जाएगी जो डीएमएल कंपाइलर के पास जाएगी, ठीक है। और इस ऑपरेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में भी अगर कोई क्वेरी उसने एग्जीक्यूट की थ्रू इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस में हमने अपडेट में क्लिक किया, तो अपडेट के अंदर भी हमने कुछ क्वेरी अंदर एम्बेड करके रखी थी, डीएमएल क्वेरी अभी भी क्या आएगी, यहाँ जाएगी, इसके बाद एक कंपाइलर के पास जाएगी और एट द एंड ये कहाँ जाएगी, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास जाएगी। यहाँ पे उस क्वेरी को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या चीजें मांगी जा रही है, मतलब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज रिट्राइव हो रही है या क्या चीज इंसर्ट हो रही है, क्या चीज अपडेट हो रही है। आपकी क्वेरी यहाँ पे क्या हो रही है, इवैल्यूएट हो रही है, क्लियर है। अब इस क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का ना एक पर्टिकुलर आउटपुट आता है जिसको बोलते हैं क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान, ठीक है। अब ये क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान में दो चीजें रहती हैं, एक तो अल्टरनेट क्वेरी रहती है, जो भी क्वेरी हमने लिखी है उसका क्या करता है, डेटाबेस मॉडल क्या करता है, अल्टरनेट क्वेरीज जनरेट करता है। फिर जो भी लो कॉस्ट क्वेरी रहती है, ठीक है, लो कॉस्ट क्वेरी मतलब जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, मतलब जो स्पेस भी कम ले रहा हो या फिर टाइम भी कम ले रहा हो, उसको क्या करेगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहां तक का जो काम था वो क्या था, वो काम था आपका क्वेरी प्रोसेसर का, ठीक है। मतलब क्वेरी प्रोसेस, अभी तक हमने क्या की, क्वेरी को प्रोसेस किया है, ठीक है, प्रोसेस किया एप्लीकेशन इंटरफेसेस के थ्रू या एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू या क्वेरी टूल के थ्रू। जो एडमिन टूल के थ्रू क्या कर रहा है, डीएमएल क्वेरी लिखेगा क्योंकि वो डेटा को क्रिएट करेगा, स्कीमा क्रिएट करेगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करेगा, कौन डीबीए। तो ये जो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, उस डीडीएल क्वेरी को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके किसमें स्टोर करता है, इस डेटा डिक्शनरी में क्या करता है, वो स्टोर करता है, क्लियर है। तो ये जो
डीडीएल क्वेरी है, डीडीएल क्वेरी के जो भी स्कीमा उसका क्रिएट हुआ उसको कहाँ क्रिएट किया जाता है, डेटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो 3 मॉड्यूल है, पहला है क्वेरी प्रोसेसर, दूसरा है स्टोरेज मैनेजर, तीसरा है डिस्क स्टोरेज। तो अभी हमने देखा क्वेरी प्रोसेसर, जिसने क्या किया, क्वेरी को भी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस किया है। ठीक है, प्रोसेस करके क्वेरीलेशन इंजन को दिया है, क्वेरीलेशन इंजन क्या करेगा, अल्टरनेट क्वेरीज क्रिएट करेगा उनकी, और जो भी लो कॉस्ट क्वेरी है उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। अब सेकंड आता है आपका ये जो आपका है ये है स्टोरेज मैनेजर, कि अब जो डेटा आपका स्टोर करना है या डेटा कहीं से मुझे रिट्राइव करना है तो कहां से करना है। तो इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, पहला है बफर मैनेजर, दूसरा है फाइल मैनेजर, तीसरा है ऑथराइजेशन इंटीग्रिटी मैनेजर, फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, बफर मैनेजर मतलब बफर का काम क्या रहता है, व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड टेम्पररी डेटा। ठीक है, टेम्पररी डेटा मतलब डेटा आपका जब स्टोर होता है तो पहले बफर में स्टोर होता है, फिर बफर से 1 बाय 1 क्या करता है, डेटा फाइल में स्टोर होता है। ठीक है, जब मुझे डेटा एक्सेस करना रहता है तो डेटा के थ्रू, इस डेटा फाइल के थ्रू पहले बफर में जाता है और फिर बफर से क्या जाता है, आपका मेन मेमोरी में जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये वही बफर मैनेजर है। सेकंड इज योर फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर काम क्या है कि डेटा कौन सी फाइल में स्टोर करना है या कौन सी फाइल से मुझे रिट्राइव करके लाना है। ठीक है, ये काम किसका है, फाइल मैनेजर। तीसरा है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर का 2 काम है, पहला यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना कि वो यूजर ऑथराइज है कि नहीं है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। दूसरा इंटीग्रिटी मैनेजर मतलब डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स चेक करने का काम भी इसी का ही है, कि अगर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की तो वो उसमें अगर कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डला हुआ है कि वो वैल्यू डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कर सकता, तो पहले वो चेक करेगा कि वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसको वो स्टोर करने नहीं देगा। ठीक है, सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड यूजर ऑथराइजेशन। लास्ट वन इज योर ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम क्या है कि वो जो 2 प्रॉब्लम पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था एटॉमिसिटी प्रॉब्लम और दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। 2 प्रॉब्लम पढ़े थे ना हमने ट्रांजैक्शन में। Yes, sir. तो एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो या तो पूरे का पूरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए या तो एक भी एग्जीक्यूट ना हो। एटॉमिक होना चाहिए मेरा ट्रांजैक्शन। तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी कौन इंश्योर करता है, वो इंश्योर करता है ये ट्रांजैक्शन मैनेजर। दूसरा कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज मतलब एक से ज्यादा यूजर एक साथ अगर उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो कौन से यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना है, किसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है, वो भी कौन मेंटेन करेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा व्हिच इज नोन एज स्टोरेज मैनेजर, कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्राइव करना है हमारे स्टोरेज से। तो तीसरा है आपका सबसे नीचे, वो है डिस्क स्टोरेज। तो ये कुछ ऐसी डिस्क दिख रही है आपको। इस डिस्क के 4 पार्ट है, पहला है डेटा फाइल जहां पे डेटा स्टोर होगा, दूसरा है इंडाइसेस। इंडाइसेस मींस इंडेक्स यूज करते हैं हम लोग फॉर फास्टर रिट्राइवल ऑफ डेटा, कि मुझे जल्दी से जल्दी मुझे क्या करना है, डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं। थर्ड वन इज डेटा डिक्शनरी। सो डेटा डिक्शनरी is a critical part of database which stores metadata. So what is metadata? Metadata is nothing but data about the data. ठीक है, तो डेटा अबाउट द डेटा मतलब अब अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 2 3 4 कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूं मैं, तो वो 1 2 3 4 क्या है, तो 1 2 3 4 इज एन रोल नंबर ऑफ एन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर 1 2 3 4 के बारे में हमने बताया कि दीज आर द रोल नंबर, तो हमने क्या दिया, कॉलम नेम दिया उसका, तो दैट इज नथिंग बट योर मेटाडेटा। तो जब आप डीडीएल क्वेरी में आप क्या करते हैं, जब स्कीमा को डिफाइन करते हैं तो वो स्कीमा कहां स्टोर हो जाता है, डेटा डिक्शनरी में, और डेटा डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, मेटाडेटा स्टोर करते हैं, मतलब डेटा अबाउट द डेटा, कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में जो डेटा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं डेटा डिक्शनरी। And last one is your statistical data. तो statistical data मतलब
which is related to statistics, मतलब मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीजें क्या होगी आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा अलग जगह स्टोर रहता है। क्लियर है? सो दिस इज योर कंप्लीट डेटा आर्किटेक्चर। बन जाएगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब इसको देखिए यहाँ पे समझाया भी गया है। पहला पार्ट है क्वेरी प्रोसेसर। तो क्वेरी प्रोसेसर मैंने बताया इसके 3 मॉड्यूल हैं, सॉरी क्वेरी प्रोसेसर के 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो मेन इसमें जो है वो क्या क्या है, पहला तो है डीएमएल कंपाइलर, जो डीएमएल क्वेरीज को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। दूसरा है डीडीएल इंटरप्रेटर, जो डीडीएल क्वेरी को इंटरप्रेट करके उसको किसमें स्टोर करेगा, डेटा डिक्शनरी में। तीसरा है क्वेरी रिलेशन इंजन, जो क्या करेगा, लोअर लेवल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा जो भी डीएमएल कंपाइलर के थ्रू आ रही है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर काम है कि इफिशिएंटली कहां पे मुझे स्टोर करना है और कहां से मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को रिट्राइव करना है। ठीक है, सो इफिशिएंट स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा, ये काम किसका है, स्टोरेज मैनेजर का है। तो देखिए स्टोरेज मैनेजर के पार्ट दिखा रहा है ये ऑथराइजेशन एंटिटी मैनेजर, तो यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है, एंटिटी कंस्ट्रेंट मैनेज करना है। ट्रांजैक्शन मैनेजर, जो पर्टिकुलर 2 टाइप के प्रॉब्लम पढ़े थे हमने, एटॉमिसिटी एंड कंपोनेंट एक्सेस एनोमलीज, उनको रिमूव करना कि वो प्रॉब्लम ना आए। एक है फाइल मैनेजर, मतलब कौन से पर्टिकुलर फाइल से मुझे क्या करना है, डेटा रिट्राइव करना है, या कौन से पर्टिकुलर फाइल मुझे क्या करना है, उसको राइट करना है। तो उसके लिए एलोकेशन ऑफ स्पेस आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा उस फाइल के लिए डिस्क स्टोरेज में। बफर मैनेजर, बफर मैनेजर मतलब व्हिच इज यूज्ड फॉर फेचिंग और स्टोरिंग द टेम्पररी डेटा और रिसेंटली यूज्ड डेटा। अब ये आपके डिस्क स्टोरेज का दिखा रहा है, पहला है डेटा फाइल, दूसरा है डेटा डिक्शनरी, तीसरा है इंडाइसेस। ठीक है, तो डेटा फाइल मतलब जहां डेटा स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी मतलब व्हिच स्टोर्स द मेटा डेटा, मतलब जब भी आप डेटा स्टोर, जब भी डेटा स्टोर करेंगे, जब भी डेटा रिट्राइव करेंगे, तो ये क्या होगा, मेटा डेटा क्या करेगा, यूज होगा। ठीक है, यूज होगा मतलब इट इज यूज्ड हेवीली। क्यों लिखा है, क्योंकि जब जब मैं डेटा रिट्राइव करूंगा तब तक डेटा डिक्शनरी से वो पहले पता करेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा जो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं उसका मेटा डेटा क्या है, या जब भी कोई डेटा मॉडिफाई या इंसर्ट कर रहा हूं तब भी वो क्या करेगा, पहले मेटा डेटा के पास जाएगा और चेक करेगा कि वैलिड वैल्यू इंसर्ट की जा रही है कि नहीं की जा रही है। थर्ड वन इज इंडाइसेस फॉर फास्टर रिट्राइवल ऑफ डेटा आइटम्स। अब ये कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक की आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स दैट विल एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस। तो इसमें आपको वही 5 कैटेगरी बतानी है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर, नैब यूजर एंड डीबीए। दूसरा पूछ सकता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डीबीए, सो फंक्शंस ऑफ डीबीए समझाएंगे इसमें आप। थर्ड वन इज योर एक्सप्लेन द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, तो जो डायग्राम बना है वो डायग्राम को समझाना है बना के। फोर्थ वन इज योर एक्सप्लेन डीबीएमएस स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, ये दोनों सेम है और करके या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। फिफ्थ वन इज शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज डेटा डिक्शनरी, तो डेटा डिक्शनरी के बारे में बताएंगे आप। एंड सिक्स्थ वन इज योर मेटा डेटा, ये भी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेटा डेटा, मेटा डेटा इज नथिंग बट योर डेटा अबाउट द डेटा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हिच टाइप ऑफ यूजर दैट इज योर डेटाबेस यूजर would perform the following functions for a billing system, मतलब एक बिलिंग सिस्टम क्रिएट करना है किसी कंपनी में, लार्ज कंपनी में। दो फंक्शनैलिटी मुझे पूछा गया है कि ये फंक्शनैलिटी कौन सा यूजर करेगा और ये फंक्शनैलिटी कौन सा यूजर करेगा। पहला पूछा है कि राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट मंथली बिल्स, कौन सा यूजर परफॉर्म करेगा इसको, Sophisticated user. Programmers. हाँ, सॉफ्टवेयर यूजर तो परफॉर्म नहीं करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर ही है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर सकता है।
है ना। सोफिस्टिकेटेड यूजर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डीएमएल क्वेरीज लिखेगा, वो प्रोग्राम थोड़ी लिखेगा, वो डायरेक्टली क्वेरी टूल यूज करेगा और क्वेरीज लिख के जनरेट कर देगा। तो पहला आ गया राइट ए प्रोग्राम, तो राइट अ प्रोग्राम बोल दिया मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरा जाते हैं डेवलप स्कीमा फॉर न्यू काइंड ऑफ बिलिंग सिस्टम। Sir, database user. Database administrator. तो स्कीमा डिफाइन करना है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ डीबीए। क्लियर है, हो जाएगा, खत्म कर दूं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, एंड करें क्लास। समझ में तो आ रहा है ना सबको कि ऊपर से जा रहा है। सब लोग मॉडल में लॉगिन कर लिए हैं, क्योंकि आज हम लैब अटेंड करेंगे 2 से 3। सेक्शन ए से पहले मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। Sir, model